हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक जो कि है वेव यानी तरंग। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि हम लोग आपके एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपके एग्जाम की टेंशन हमें भी है, तो हम इंपॉर्टेंट पार्ट हम पहले ही खत्म कर देंगे, ठीक है। चाहे हमें थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वीडियोस बनानी पड़े, जल्दी वीडियोस आप तक पहुंचानी पड़े, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तरंग यानी वेव। शुरू करें जल्दी से। तरंग क्या होती है? देखो, तरंग को समझने के लिए, वेव को समझने के लिए आपको पानी में पत्थर डालना पड़ेगा। यानी कि समझिए क्या था। देखो, पानी जब कहीं पर पड़ा है, कहीं पर पानी पड़ा है, तो वो आराम फरमा रहा होता है। पानी पड़ा है, आराम फरमा रहा था, और मैंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उस पर मार दिया, उसके आराम को भंग कर दिया। तो आपने देखा होगा कि पानी ऐसे ना रह के कुछ इस तरीके से हिलने लग जाता है। ये क्या है? ये है तरंग। यानी जब पानी आराम से पड़ा था, हमने कुछ उसमें पत्थर मारा, तो उसके अंदर क्या आई? तरंग आई। अब समझो इसे, कैसे समझोगे? देखो, पानी क्या कर रहा था? आराम कर रहा था, ठीक है, रेस्ट मोशन में था। हमने पत्थर मारा, यानी हमने उस पानी के अणुओं को, पानी क्या होता है? वाटर, H2O मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को हमने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। तो देखिए, शुरू करते हैं समझना। हमने क्या किया? डिस्टर्बेंस करी, ठीक है। क्या करी? यहाँ पे लिखते हैं। हमने क्या करा? हमने पानी आराम से पड़ा था, उसके अंदर डिस्टर्बेंस कर दी, यानी हमने विक्षोभ उत्पन्न किया। डिस्टर्बेंस का मतलब विक्षोभ उत्पन्न किया। जैसे ही हमने डिस्टर्बेंस करी, तो उसके जो अणु थे वो हिलने लग गए। वो क्या करने लग गए? हिलने लग गए। मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे? मूव करने लग गए, यानी अणु जो हैं वो हिलने लग गए। और अगर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की भाषा में बोलूं, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करने लग गए, यानी अणु जो हैं वो कंपन करने लग जाते हैं, ठीक है। आपने आराम से शांत पड़े पानी पे पत्थर मारा, तो वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होकर वो हिलने लगा, यानी वो कंपन करने लगे। कौन? पानी के अणु कंपन करने लगे। और जब पानी के अणु कंपन करेंगे, ठीक है, तो जो अणु यहाँ पे था, अब वो नीचे चला गया। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि अणु अपनी मीन पोजीशन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे, यानी मुख्य स्थिति बदलेंगे। कौन? अणु बदलेंगे। यानी कि पहले जहां पर वो थे ना, अब वो वहां पर नहीं रहेंगे। अब उन्होंने अपनी मुख्य स्थिति बदल ली। अब इसी को एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। आप आराम से बेड पे पड़े आराम कर रहे थे, बेड पे पड़े थे, सो रहे थे आराम से। पीछे से पापा आए और पापा ने चटाका लगाया एक, ठीक है। यानी कि आपके आराम को पापा ने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, विक्षोभ उत्पन्न कर दिया आपके आराम में। कहते हैं खलल आ गई यार, है ना। अच्छा वाला सो रहा था, उठा दिया चक्के। तो वो विक्षोभ क्या थी? वो थप्पड़। उस विक्षोभ ने क्या किया? एक थप्पड़ इतनी जोर की पड़ा कि आप एकदम से थर आ गए, कांप उठे कि भाई ये क्या हो गया। और फिर क्या हुआ? आपको याद आया, यार अगर नहीं पढ़ा ना तो पापा तो और थप्पड़ लगाएंगे। तो आपने क्या किया? आप जहां पर पड़े थे, आप लेटे हुए थे, आपने अपनी पोजीशन को बदला, यानी कि अपने आप को बदला, और फिर पढ़ने बैठ गए। यही हो रहा है यहाँ पे। पानी आराम से पड़ा था, उसके ऊपर क्या लगा? एक पत्थर लगा, जैसे आपको थप्पड़ लगा, ठीक है। उस थप्पड़ के लगने से पानी थरथराया, जैसे आप थरथराए, यानी वाइब्रेशन हुई। और वाइब्रेशन होने से जैसे आपकी जगह बदली, वैसे पानी के अणुओं की जगह बदल गई। ये होती है क्या? इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस पूरे फिनोमिना को कहते हैं वेव यानी तरंग। तो क्वेश्चन आएगा कि तरंग कैसे उत्पन्न होती है। ऑप्शन में मिलेगा वाइब्रेशन ऑफ अणुओं की वजह से, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। ऑप्शन में मिलेगा किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, विक्षोभ की वजह से, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। ऑप्शन में मिलेगा मीन पोजीशन बदलने की वजह से, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। ये तीन चीजें आपको तीन ऑप्शन में मिल सकती हैं, इसीलिए मैंने ये आपको बताई। क्लियर है? अब एक नई बात समझो। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, वेव को एक और डेफिनेशन से बोला जाता है। वेव को बोला जाता है, तरंग को बोला जाता है चेंज इन एनर्जी, यानी ऊर्जा में परिवर्तन क्या है? ऊर्जा में परिवर्तन क्या है? तरंग है, ऐसा बोला जाता है। अब सोचो क्यों बोला जाता है?
देखो आप लोग जब आराम कर रहे थे तो आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल कम थी, ठीक है, शांत बैठे थे ना, कोई एनर्जी नहीं थी। ऐसे तो नहीं था पढ़ना है मुझे, कुछ करना है मुझे, ऐसा तो नहीं था, आराम से बैठे थे, यानी एनर्जी अलग थी। लेकिन जब थप्पड़ पड़ा तो आपकी एनर्जी एकदम से जाग उठी और आप पढ़ने बैठ गए, यानी कि एनर्जी चेंज हुई। अब समझो फिजिक्स में क्या हुआ। मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मेरे बोलने से, अब देखो हवा है चारों तरफ, और हवा में बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, अणु हैं। यहाँ पर भी अणु है, यहाँ पर भी अणु है, यहाँ पर भी अणु है, यहाँ पर भी अणु है। और अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा मुंह और ये मेरा माइक, तो इसके बीच में भी बहुत सारे अणु हैं। तो जब मैं बोलूँगी तो मेरे मुंह के जस्ट आगे वाले जो अणु होंगे उनके पास मेरी ऊर्जा जाएगी, मेरी साउंड एनर्जी जाएगी। वो अणु क्या करेंगे, उनको मेरी एनर्जी मिली, विश्रोभ करेंगे, कंपन करेंगे, जिस वजह से वो अपनी एनर्जी को अपने साथ वाले अणु को दे देंगे। यानी समझ रहे हो, यानी कि देखो अगर ये किसी इंसान का मुंह है, ठीक है, यहाँ से इसने आवाज बोली तो पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, देखो मान लो ये पूरा रास्ता पार्टिकल से भरा हुआ है और माइक यहाँ पर है। तो अब क्या होगा, इस इंसान ने एनर्जी दी इस अणु को, साउंड एनर्जी, इसने अपने साथ वालों को दी, उसने अपने साथ वालों को, ऐसे साथ साथ करके ये आवाज माइक तक पहुंची। साउंड एनर्जी मिली, वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने आगे ट्रांसफर करी, माइक को दे दी। माइक ने उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, बिजली विद्युत ऊर्जा में। अब वो विद्युत ऊर्जा आप तक पहुंचेगी और आपका फोन का लाउड स्पीकर क्या करेगा, उस विद्युत ऊर्जा को वापस ध्वनि ऊर्जा में, साउंड ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। यानी हो क्या रहा है भाई, मॉलिक्यूल ऐਵੇਂ ही तो नहीं हिलने लग जाएंगे ना। अब देखो पत्थर एक तो बहुत जोर की मारो और एक पत्थर धीरे से रख दो, तो वेव अलग अलग बनती है ना। एक तो बहुत जोर की मारोगे पानी उछल के पड़ेगा, और एक धीरे से मारोगे तो पानी के एक आधे छींटे पड़ेंगे, ठीक है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर विश्रोभ जो है, विश्रोभ क्या है, विश्रोभ है आपकी ऊर्जा, यानी क्या ऊर्जा आप दे रहे हो, ठीक है। तो विश्रोभ क्या होती है, चेंज इन एनर्जी, या एक तरीके से आप ये मान लो कि वेव आती है एनर्जी में बदलाव की वजह से, ठीक है। यानी पहले इन अणुओं की एनर्जी अलग थी, लेकिन मेरी साउंड मिलने की वजह से इनकी एनर्जी अलग हो गई। क्लियर है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने बोला तरंगे क्या होती हैं, तरंगे होती हैं जब हमारे विश्रोभ के कारण, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगी, जब हमारे विश्रोभ के कारण क्या हो, वहां पर अणु जो है अपनी जगह पर हिलने लगे, कंपन करने लगे, जिस वजह से वहां पर क्या हो जाए, मुख्य स्थिति बदल जाए। यानी कि व्हेन द डिस्टर्बेंस ओकर, जब कोई डिस्टर्बेंस की जाएगी तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, जिस वजह से वो अपनी मीन पोजीशन को बदल देंगे, ठीक है। और ये सब होता क्यों है, क्योंकि एनर्जी बदलती है। क्या बदलती है, एनर्जी, यानी ऊर्जा परिवर्तन होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद की बात करते हैं। अब वेव जो होती है स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार की होती है। वेव कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की वेव होती हैं। तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो तरंगे होती हैं दो प्रकार की। चलिए देखते हैं। तो तरंग है हमारी दो प्रकार की, एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वेव सॉरी, यानी कि यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव यानी गैर यांत्रिक तरंग। तो तरंगे कितने प्रकार की हैं, तरंगे हैं दो प्रकार की, यांत्रिक और गैर यांत्रिक। अब दोनों में समझो फर्क क्या है। देखो यांत्रिक तरंगे क्या होती है स्टूडेंट्स, यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिन्हें मूव करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता हो, एक माध्यम की आवश्यकता हो। यानी कि देखो अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे चारों तरफ हवा है, ठीक है। मैं पानी में बोलूंगी तो पानी क्या है, एक मीडियम है, एक माध्यम है। मैं अगर किसी मान लो लोहे का एक रोड लेके उसमें बोल रही हूँ तो रोड भी क्या है, एक माध्यम है। यानी कि वह तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो वो क्या कहलाती है, यांत्रिक तरंगे। क्या है देखो, जिन्हें नीड मीडियम टू ट्रेवल, यानी इन्हें चलने के लिए माध्यम चाहिए, वो क्यों होती है, वो होती है मैकेनिकल वेव। और ये क्या होगी, नॉन मैकेनिकल वेव, जिन्हें माध्यम नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ मीडियम, ठीक है, माध्यम नहीं चाहिए, वो क्या होते हैं,
गैर यांत्रिक। वो क्या होते हैं? गैर यांत्रिक। दूसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, देखो सॉलिड क्या है? ठोस, एक माध्यम है। लिक्विड क्या है? तरल, एक माध्यम है। गैस क्या है? गैस, एक माध्यम है। अगर मैं बोलूं निर्वात यानी वैक्यूम, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम यानी निर्वात। दोबारा देखो, वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। अब निर्वात क्या होता है भाई? यहां पर हवा है, कहीं पर पानी होगा, कहीं पर गैस होगी। लेकिन अगर मैं स्पेस में चली जाऊं, यूनिवर्स में चली जाऊं, सूरज के ऊपर चली जाऊं, चंद्रमा पे चली जाऊं, वहां पर ना हवा है, ना पानी है, ना गैस है, वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर वातावरण नहीं है। जहां पर वातावरण नहीं होता ना, वो होता है वैक्यूम यानी निर्वात। ठीक है। वैक्यूम पंप आता है एक, वो क्या करता है, मान लो एक कांच का जार बनाया हमने और उसमें वैक्यूम पंप लगा दिया। वो वैक्यूम पंप क्या करेगा? जार के अंदर की सारी हवा सोख लेगा। वो क्या हो गया? वैक्यूम हो गया। यानी हवा ना होना, तो भाई देखो हवा नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, तो वैक्यूम क्या हुआ? कोई माध्यम तो नहीं है ना। तो हम बोलेंगे यांत्रिक तरंग जो होती है ये वैक्यूम से पास नहीं होती, वैक्यूम में नहीं चलती। यानी कि ये तरंगे अगर हम वैक्यूम में चाहे चलाना तो ये नहीं चलेगी। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या है? तो आपको 3 याद रखने हैं। साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग, ठीक है। दूसरा याद रखना है स्प्रिंग वेव यानी स्प्रिंग तरंग, और तीसरा याद रखना है जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक। भूकंप क्या है? वो भी होता है मैकेनिकल। अब साउंड से एग्जांपल लो। मैंने यहाँ पे कुछ बोला, आपको सुन रहा है? बिल्कुल सुन रहा है। मैं पानी में कुछ बोलूंगी, आपको सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। मैं किसी गैस में जाकर, अब गैस तो एयर गैस ही है, आपको सुनेगा? सुनेगा। मैं आपको एक लोहे की रोड लेके उसमें से आवाज मारूंगी, आपको सुनेगा? सुनेगा। लेकिन अगर मैं आपके साथ मून पर जाऊं और मून पर हम दोनों खड़े होकर बातचीत करें, तो क्या आपको मेरी बात सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि मून पर क्या है? मून पर है वैक्यूम, और वैक्यूम में ये तरंगे चलती नहीं है, यानी साउंड वेव वैक्यूम में नहीं चलेंगी। तो भाई अब देख लो गैर यांत्रिक के बारे में, तो ये वैक्यूम में चलती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको माध्यम से फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि रोशनी, लाइट, इस कमरे में अगर किसी कमरे में हवा है, वहां पर कोई लाइट जगाओगे आपको दिखेगी। पानी में आप रोशनी मारोगे आपको दिखेगी। सॉलिड में आप रोशनी मारोगे आपको दिखेगी। अगर स्पेस की बात करें तो सन कहाँ पे है? सूरज कहाँ पे है? यूनिवर्स में है ना, वहां से लाइट हम तक आ रही है ना। क्यों आ रही है? क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता बीच में वैक्यूम है। तो वैक्यूम में जो पास हो जाए वो है गैर यांत्रिक तरंग। और इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है, जैसा कि मैंने बताया आपको, लाइट वेव यानी प्रकाश तरंग। इसका एग्जाम्पल है यूवी वेव। इसका एग्जाम्पल है, और क्या ले सकते हैं इसमें, गामा रे ले सकते हैं इसमें हम, ठीक है, गामा रे ले सकते हैं, एक्स रे ले सकते हैं, रेडियो वेव ले सकते हैं, ठीक है। सबकी बात करेंगे आगे हम। उसके बाद क्या जानना है? जो हमारी मैकेनिकल वेव है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है इलास्टिक वेव। इसको इलास्टिक वेव भी कहते हैं। और गैर यांत्रिक को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि तरंग क्या होती है। जब हम कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस को कोस करें, कोई विक्षोभ कोस करें, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करें, कंपन करें और अपनी मीन पोजीशन को बदले, ये होती है तरंग। तरंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक, गैर यांत्रिक। यांत्रिक तरंग वो जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी वो तरल में, गैस में और ठोस में ही चल सकती है। ओनली ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती। जैसे कि ध्वनि रे हो गई, स्प्रिंग हो गई, अर्थक्वेक हो गई, भूकंप की वेव। और इसका नाम क्या है? इलास्टिक वेव बोला जाता है यांत्रिक तरंगों को। फिर हमने बात की गैर यांत्रिक तरंगों की, तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, निर्वात में, सब में चल सकती है। एग्जाम्पल, प्रकाश की किरणें, सूरज से किरणें हम तक आती हैं, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में निर्वात है या क्या है।
क्लियर। उसके बाद आता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बीच में मैंने आपको बताई एक खास बात कि हमारा जो वैक्यूम होता है वो क्या होता है, तो वैक्यूम आप जान चुके हैं, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम होता है निर्वात। निर्वात का मतलब जहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी वातावरण ना हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा निर्वात। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग जो है वह दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, जिसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और एक होती है ट्रांसवर्स, जिसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर है। तो भाई अब जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल क्या है और ट्रांसवर्स क्या है, ठीक है, इनकी डिटेल जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की। लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंग समझने के लिए स्प्रिंग को पकड़ो। किसको पकड़ो, स्प्रिंग को पकड़ो। देखो जब हम एक स्प्रिंग को, मान लो ये स्प्रिंग है, ये क्या है, एक स्प्रिंग था हमारे पास, हमने इस पर यहाँ से बल लगाया, मैंने यहाँ से इसको धक्का लगाया, तो स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कुछ इस तरीके से संकुचित हो जाएगा, है ना, धक्का लगाने पे संकुचित हो गया। और अगर मैं इसको खींच लूँ यहाँ से तो इस तरीके से खुल जाएगा। ऐसा ही होता है स्प्रिंग में। अब सुनो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल तरंग वह तरंग है स्टूडेंट्स, एक बार इसको ना यहीं पे लिखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल तरंग वह तरंग है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, आपको स्प्रिंग समझ में आ गया, जिसके अंदर अणु और तरंग की गति, दिशा एक समान हो। क्या मतलब है इस बात का भाई, अभी बता देते हैं। When movement of waves and molecules are in same direction, यानी कि देखो बहुत सीधा है, स्प्रिंग को हमने यहां से दबाया तो स्प्रिंग मूव भी उसी तरफ हुआ, यानी कि जिस तरफ मैं उसको लेकर जाना चाहती हूँ उसी तरफ उसकी वेव भी जा रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं यहाँ से स्प्रिंग को दबा रही हूँ और स्प्रिंग ऊपर नीचे की तरफ निकल रहा है, नहीं ना, वो या तो अंदर जाता है या बाहर आता है। यानी स्प्रिंग में दो चीज़ें होती हैं, या तो वो इस तरीके से कॉम्प्रेस हो जाएगा या वो इस तरीके से खुल जाएगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैं मॉलिक्यूल की मूवमेंट करवा रही हूँ, स्प्रिंग को पकड़ के अंदर लेकर जा रही हूँ, तो उसी डायरेक्शन में वेव भी जा रही है, स्प्रिंग भी जा रहा है, तो वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आया। देखो ये सारा इमेजिनेशन का गेम है, ठीक है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आपने एक स्प्रिंग पकड़ा है और उसको आप खींच रहे हो या दबा रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो सीधे शब्दों में बस एक लाइन सुनो, जहां पर अणु और तरंग एक दूसरे के पैरेलल हो। क्या बोला मैंने, जहां पर मॉलिक्यूल यानी अणु और तरंग यानी वेव क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। वहां पर क्या होगा, समानांतर हो। वहां पर क्या होगा, वहां पर होगी अनुदैर्ध्य तरंग। क्या होगी, अनुदैर्ध्य तरंग। अगर नहीं समझ में आया तो ट्रांसवर्स के बाद आ जाएगा। ट्रांसवर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर वेव परपेंडिकुलर होती है अणु की मूवमेंट के। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, या मैं बोलूं लंबवत होती है। इस बात का मतलब समझो। कभी ये देखा है, इस तरीके से एक एक्सरसाइज होती है, एक रस्सी पकड़ो, एक एक्सरसाइज होती है कुछ इस तरीके से, रस्सी को ना ऐसे ऐसे करते हैं। तो ध्यान से देखो मेरा हाथ, रस्सी को मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ, लेकिन रस्सी चलती कैसे है, रस्सी ऐसे चलती है, ठीक है। देखा है ये, हम ऊपर नीचे करते हैं रस्सी को, एक्सरसाइज करते हैं मसल्स बाइसेप ट्राइसेप्स बनाने के लिए, तो वो रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यानी कि वेव किस हम अणु की मूवमेंट कहाँ करवा रहे हैं, ऊपर, और नीचे अणु की मूवमेंट करवा रहे हैं। लेकिन रस्सी कैसे जा रही है, रस्सी
ऐसे जा रही है, यानी आगे और पीछे रस्सी की मूवमेंट क्या है, ये है। तो एंगल क्या बना, एंगल बना 90 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या बना 90 डिग्री। जब हमारी वेव का डायरेक्शन हमारी मूवमेंट के डायरेक्शन के 90 हो तो वो क्या होती है, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग। सीधे शब्दों में पैरेलल हो तो लॉन्गिट्यूडनल और 90 डिग्री पर हो तो ट्रांसवर्स। क्लियर है। अब आगे की बात पे चलते हैं। इसके बाद अब आपको मैं बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिखती है ट्रांसवर्स वेव और किस तरीके से दिखती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कोई आपको कह दे कि इनमें से कौन सी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो आप क्या बोलोगे। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, या इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे, यानी कि देखो इस तरफ झुकी हुई है, अणु की मूवमेंट भी यही है और वेव की मूवमेंट भी यही है। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि जहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है, ये जो है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी संपीड़न। और जहां पर हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव खुली है ना इस तरीके से, इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि विरलन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि संपीड़न और विरलन किसमें बनता है, आप बोलोगे अनुदैर्ध्य तरंगों में। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन किसमें बनता है, आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में। मोशन पैरेलल किसमें होता है, आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में। क्लियर है। अब पूछा जाएगा ट्रांसवर्स के बारे में, तो ट्रांसवर्स में कैसी होती है, ट्रांसवर्स में होती है इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार की। और यहां पर भी आपको कुछ याद रखना है, इस पॉइंट को बोलते हैं सी से और इसको बोलते हैं टी से। यानी ऊपर का पीक पॉइंट सी क्या है, क्रेस्ट है। क्या है, क्रेस्ट है, यानी श्रिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, श्रिंग। और टी क्या है, टी है ट्रफ यानी गर्त। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रेस्ट और ट्रफ यानी श्रिंग और गर्त किस में बनते हैं, आप बोलोगे ट्रांसवर्स में यानी अनुप्रस्थ में। रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन किस में बनते हैं, आप बोलोगे अनुदैर्ध्य तरंग में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैरेलल मोशन किस में होता है, आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए परपेंडिकुलर मोशन किस में होता है, आप बोलोगे ट्रांसवर्स में। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा ध्वनि एक कैसी प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या है, साउंड। आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग वेव किसका उदाहरण है, स्ट्रिंग यानी तार का उदाहरण, तो स्ट्रिंग मतलब रस्सी का उदाहरण। तो स्ट्रिंग रस्सी में क्या बनती है, रस्सी में ट्रांसवर्स बनती है, अभी मैंने बताया है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए पानी, स्टार्टिंग हमने लेक्चर की पानी से ही की थी ना, पानी में किस प्रकार की तरंग बनती है, तो याद रखना पानी में दोनों बनती है। पानी में दोनों बनती है, पानी के अंदर मूवमेंट सेम डायरेक्शन में भी होती है और परपेंडिकुलर भी होती है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा तरंग क्या होती है। तरंग क्या होती है, जब हम कहीं पर डिस्टर्बेंस विक्षोभ करें जिस वजह से पार्टिकल्स मूव करें, कंपन करें, वाइब्रेट करें और वहां पर मीन पोजीशन चेंज हो जाए। ये सब होती है ऊर्जा में परिवर्तन की वजह से। मैंने बताया माइक क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट यानी ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट, और लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट। फिर हमने पढ़ा कि वेव दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक यानी मैकेनिकल, जिसको चलने फिरने के लिए मीडियम चाहिए, वो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में ट्रेवल करती है, लेकिन वैक्यूम में, निर्वात में ट्रेवल नहीं करती। इसे इलास्टिक वेव कहा जाता है और इसके उदाहरण कौन है, 3, ध्वनि, भूकंप और स्प्रिंग। फिर हमने पढ़ा गैर यांत्रिक तरंगों के बारे में, नॉन मैकेनिकल वेव, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम हर जगह पर ट्रैवल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लाइट वेव, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल रे, रेडियो वेव, सारी की सारी किसमें आएंगी, हमारी नॉन मैकेनिकल में। और इसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है।
फिर हमने बात की कि यांत्रिक यानी मैकेनिकल तरंग होती है दो प्रकार की, एक लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य और एक ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? तो लॉन्गिट्यूडनल जब हमारी वेव का डायरेक्शन हमारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के डायरेक्शन के पैरेलल हो, यानी जिस डायरेक्शन में वेव उसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल, यानी समानांतर साइड में हो, पैरेलल हो, तो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। वह वेव जिसके अंदर लॉन्गिट्यूड ना होकर क्या होता है? पैरेलल परपेंडिकुलर काम होता है, यानी 90 डिग्री पर काम होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है, वो क्या है? वो है ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। आपको अगर एग्जाम्पल पूछ लिए जाए तो क्या बताओगे? हमारा साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। हमारी स्ट्रिंग यानी रस्सी में बनी वेव क्या है? ट्रांसवर्स। पानी में बनी वेव क्या है? दोनों, लॉन्गिट्यूडनल भी ट्रांसवर्स भी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन किसमें बनते हैं, तो आप बोलोगे संपीड़न और विदलन बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रेस्ट और ट्रफ यानी श्रिंग और गर्त किसमें बनते हैं, आप बोलोगे ट्रांसवर्स में। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईएम वेव के टाइप्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे, एक्सरे, गामा रे, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, इनकी डिस्कवरी की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।